हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रताप क्लासेज में मैं आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम फिर से एक ऐसी क्लास लेकर आए बेटा, एक ऐसी क्लास लेकर आए बेटा जिसमें आज हम करने वाले क्लास 10th के मोस्ट इंपॉर्टेंट सम करने वाले हैं बेटा। और जो आपका सेक्शन नंबर ए आता है ना, एमसीक्यू 20 नंबर का बेटा, वो इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं बेटा। बिल्कुल बेसिक और पूरे कॉन्सेप्ट के साथ करेंगे। कोई भी सम आपका एमसीक्यू सम आ जाए बेटा, पेपर में आपसे बचेगा नहीं। तो बिल्कुल हम पूरा बेसिक और पूरे कॉन्सेप्ट के साथ ये क्लास करने वाले हैं बेटा। तो चलते हैं बिना देरी किए हुए एमसीक्यू सम की ओर। जो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट आ रही है ना बेटा, इसमें क्या लिखा हुआ है? इफ द सम ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px kx स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 के एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है बेटा हमारे पास। J इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो देन द वैल्यू ऑफ k, यानी कि जो इसका सम ऑफ जीरो दिया हुआ ना बेटा, वो प्रोडक्ट ऑफ जीरो के बराबर दिया हुआ है और हमने बेटा k की वैल्यू को फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो आपके पास बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, वो हम लिख लेंगे। जो आपका px है ना, वो kx स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3k दिया हुआ है बेटा। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है। और जो आपका सम ऑफ जीरोज है ना बेटा, वो प्रोडक्ट ऑफ जीरो के बराबर दिया हुआ है। यानी कि जो आपका सम ऑफ जीरो होता है ना बेटा, हमको पता है सम ऑफ जीरोज जो होता है बेटा, जो सेकंड चैप्टर नंबर सेकंड में किया था ना, वो सम है सेकंड चैप्टर से लिया गया जो सम है। जो आपका सम ऑफ जीरो होता है ना, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, वो माइनस बी बाई ए के बराबर होता है। और जो आपकी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होती है ना बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, वो आपकी अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए के बराबर होता है बेटा। इस स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है? जो आपका सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो है ना बेटा, वो दोनों इक्वल दिए हुए हैं। यानी कि जो आपका सम ऑफ जीरो माइनस बी बाई ए है ना बेटा, वो प्रोडक्ट ऑफ जीरो के बराबर दिया हुआ है, यानी कि सी वाई ए के बराबर दिया हुआ है। तो जे तो डिवाइड का है बेटा, और दूसरी साइड जाकर ए मल्टीप्लाई का हो जाएगा। तो ए से ए आपका कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा? माइनस बी इज इक्वल टू सी आ जाएगा। और बी की वैल्यू हम जहां से कंपेयर करेंगे बेटा, जो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, उसके साथ हम कंपेयर कर लेंगे। तो बी हमारे पास कौन सा आ रहा है? एक्स का कॉम्पिशेंट जो होता है ना बेटा, वो बी होता है। तो बी की वैल्यू तो 2 आ चुकी है। और सी जो कांस्टेंट होता है ना, यानी कि एक्स के बगैर जो टर्म होती है ना, उसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सी हमारे पास 3k आ चुकी है बेटा। तो हमने k की वैल्यू को फाइंड करना है। तो 3 क्या है? मल्टीप्लाई का है, और लेफ्ट हैंड साइड जाकर जे क्या हो जाएगा? डिवाइड का हो जाएगा। तो k की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी बेटा? माइनस 2/3 आ जाएगी। जो हमारे पास आंसर दिए हुए ना बेटा, जो ए आंसर दिया हुआ ना, वो 3/2 आ चुका है। यानी कि ए ऑप्शन तो आपकी करेक्ट नहीं है। जो आपका बी आंसर है ना, माइनस 3/2, वो भी नहीं है, क्योंकि हमारा आंसर बेटा माइनस 2/3 है। जो आपकी ऑप्शन नंबर सी है ना, वो बिल्कुल करेक्ट बैठती है जहां पे। तो सी हमारे पास करेक्ट आंसर आ चुका है, माइनस 2/3 आ चुका है बेटा। काफी इंपॉर्टेंट सम है बेटा। इससे रिलेटेड कोई भी सम आ जाए आपका, आपसे बचेगा नहीं बेटा। तो बिल्कुल आसान था। इस स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ था? जो आपका सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज था ना बेटा, वो दोनों इक्वल दिए हुए थे। हमने इक्वल रख लिया, और जहां पे बेटा बी और सी की वैल्यू फिल करेंगे तो हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी। काफी इंपॉर्टेंट सम है बेटा। इससे रिलेटेड काफी बार सम पूछे गए हैं। तो ये आपका फर्स्ट एमसीक्यू समाप्त हो चुका है बेटा। उम्मीद करता हूं कि आपको बिल्कुल बेसिक और पूरा कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो चुका होगा। तो चलते हैं सेकंड सम की ओर। इसके आगे बेटा आपका सेकंड सम आ चुका है, और इसमें बेटा एक इक्वेशन दी हुई है और हमने एक सोल्यूशन निकालना है बेटा। तो जो इक्वेशन दी हुई है ना बेटा, वो हमारे पास ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी दिया हुआ है बेटा। और साथ में ही बेटा वाई एक्स एक्स दिया हुआ है। यानी कि सबसे पहले तो हम ग्राफ बना लेंगे। इसका ग्राफ बना लिए। जे आपकी वाई एक्स एक्स जो होती है, जहां पे नेगेटिव पॉइंट आएंगे। जे आपकी एक्स एक्स जो होती है बेटा, पॉजिटिव पॉइंट आएंगे, और लेफ्ट हैंड साइड पे आपके एक्स के नेगेटिव पॉइंट आएंगे बेटा। तो वाई एक्स एक्स दिया हुआ है, यानी कि जो आपका एक्स का पॉइंट होगा ना बेटा, वो तो जीरो होगा। यदि आपका बेटा वाई एक्स एक्स दिया हो, तो जो आपका एक्स के पॉइंट होंगे ना, वो तो जीरो होंगे बेटा। यदि एग्जाम में बेटा एक्स एक्स आ जाए,
यदि एग्जाम में बेटा एक्स एक्सिस आ जाए तो जो आपके वाई के पॉइंट होंगे ना बेटा वो जीरो के पॉइंट होंगे। तो जहां पे क्या दिया हुआ है स्टेटमेंट में, वाई एक्स एक्स दिया हुआ है, यानी कि जो आपका एक्स का पॉइंट होगा ना वो तो जीरो होगा बेटा। ये तो क्लियर हो चुका है। और जहां पे वैल्यूज फिल करेंगे, एक्स की वैल्यू जीरो फिल करेंगे तो हमारे पास बेटा वाई का पॉइंट आ जाएगा। तो जहां पे फिल कर दिया है हमने, मल्टीप्लाई करेंगे ये तो जीरो बन जाएगा। तो वी वाई इज इक्वल टू सी, और बी मल्टीप्लाई का है बेटा और दूसरी साइड जाकर ये डिवाइड का हो जाएगा, यानी कि जो हमारे पास y का पॉइंट है ना बेटा वो तो c बाई बी आ चुका है, और जो x का पॉइंट है बेटा वो जीरो आ चुका है, क्योंकि बेटा स्टेटमेंट में y x x दिया हुआ है, यानी कि जो हमारे पास सोल्यूशन होंगे ना बेटा वो x का पॉइंट तो जीरो आ चुका है, y का हमने निकाल लिया बेटा c बाई बी, यानी कि करेक्ट आंसर जो आएगा ना बेटा वो ऑप्शन नंबर ए ही फिट बैठेगी आपकी, यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर ए है ना बेटा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर आ चुका है बेटा। बी तो नहीं हो सकता और ना ही सी हो सकता है और ना ही डी हो सकता है बेटा, क्योंकि हमारे पास जो वाई का पॉइंट आ चुका है ना बेटा वो सी बाई बी आ चुका है, जो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल फिट बैठती है आपकी। बिल्कुल आसान सम था बेटा, इजी सम है, इससे रिलेटेड काफी बार सम आए हुए हैं बेटा और आपको क्लियर हो चुका होगा, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपका समझ आ चुका होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट सम की ओर। इसके आगे बेटा जो सम दिया हुआ ना बेटा ये सर्कल चैप्टर से लिया गया सम है बेटा, काफी इंपॉर्टेंट सम है, काफी बार पूछा गया है एग्जाम में बेटा। तो इसमें क्या दिया हुआ है, इफ टू टेंजेंट इंक्लाइंड एट एन एंगल 60 डिग्री आर ड्रॉन टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट देन द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट इज इक्वल टू, यानी कि हमको बेटा एक सर्कल दिया हुआ है और एक एक्सटर्नल पॉइंट से ना टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं बेटा। तो ये आपका एक्सटर्नल पॉइंट है, पी मान लेते हैं इसको, इस जहां से ना आपके बेटा टेंजेंट लाइन ड्रॉ की हुई है बेटा, जो आपका रेडियस दिया हुआ है ना बेटा वो 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है बेटा आपका, और जो जहां पे एंगल बन रहा है ना बेटा दोनों टेंजेंट के बीच में वो 60 डिग्री दिया हुआ है। तो हमने बेटा क्या फाइंड करना है, इसमें टेंजेंट फाइंड करना है बेटा, यानी कि इन दोनों टेंजेंट की लेंथ फाइंड करनी है बेटा। तो जे भी आपका रेडियस 5 सेंटीमीटर ही होगा बेटा, तो हमने बेटा जहां पे क्या फाइंड करना है, टेंजेंट की लेंथ फाइंड करनी है, यानी कि ए जहां पे ए मान लेंगे ये आपका सेंटर है बेटा, और जहां पे बी हमने बेटा टेंजेंट की लेंथ फाइंड करनी है, यानी कि एपी की और बीपी की लेंथ फाइंड करनी है बेटा। ये हमसे पूछ रहा है जी। तो सबसे पहले तो हमने डायग्राम बना ली है, तो जहां पे बेटा ये 60 डिग्री एंगल बन रहा है जहां पे बीच में, तो ये आपका 30 डिग्री एंगल होगा और ये भी आपका 30 डिग्री एंगल होगा बेटा, और ये हमारे पास रेडियस दिया हुआ है बेटा। तो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम तो जहां पे अप्लाई नहीं कर सकते हम, तो जहां पे बेटा जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में सम था ना बेटा, जो आपकी एक ट्रिक के साथ टेबल कराया था बेटा चैप्टर नंबर 8 में, तो जहां पे वो टेबल बना लेंगे सबसे पहले। तो टेबल में क्या था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये था बेटा टेबल आपका। P का मतलब होता है परपेंडिकुलर, B का मतलब होता है बेस और H का मतलब होता है हाइपोटेन्यूज। और जहां हम साइन से स्टार्ट करेंगे बेटा, तो साइन थीटा आएगा, कॉस थीटा, इसके आगे टैन थीटा, और टैन का उल्टा बेटा आपका कॉट थीटा होता है, और कॉस का उल्टा सीकेंड थीटा होता है, और साइन का उल्टा कॉस थीटा होता है बेटा। तो इस टेबल के जरिए हम टेंजेंट की लेंथ फाइंड करेंगे बेटा। तो सबसे पहले हम हमारे पास क्या है, ये आपका एंगल बन रहा है बेटा, जो आपकी एंगल की ऑपोजिट साइड होती है ना बेटा उसको परपेंडिकुलर कहते हैं, यानी कि जो आपके पास परपेंडिकुलर है ना बेटा वो तो 5 आ चुका है, 5 सेंटीमीटर, और हमने फाइंड क्या करनी है, लेंथ फाइंड करनी है बेटा ए बी, यानी कि ये आपका बेटा बेस बन चुका है, ये हमारे पास बेस आ चुका है बेटा। तो जो हमारे पास गिवन होते ना साइड, एक तो उसको उठा लेना है आपने, और जो हमने फाइंड करनी है साइड उसको उठा लेना है बेटा। तो हमारे पास गिवन क्या है, परपेंडिकुलर दी हुई है, क्योंकि बेटा एंगल की जो अपोजिट साइड होगी ना उसको परपेंडिकुलर कहते हैं। एक तो परपेंडिकुलर उठाएंगे हम, और एक जो साइड आपने फाइंड करनी है ना बेटा उसको उठा लेना है। तो फाइंड क्या करेंगे, ये तो आपका 90 डिग्री होगा बेटा, जहां पे टेंजेंट टच होता है वहां पे एंगल 90 डिग्री बनता है बेटा आपका। तो ये तो 90 डिग्री है, और 90 डिग्री के अपोजिट साइड को हम हाइपोटेन्यूज साइड कहते हैं। ये आपका बेटा हाइपोटेन्यूज साइड आ चुके हैं। तो ये हमारे पास बेस है, तो हमने बेस एक तो फाइंड करना है बेटा
गिवन हमारे पास परपेंडिकुलर है बेटा, तो जो हमारे पास एक गिवन साइड हो बेटा और जो फाइंड करनी हो साइड, उसको जहां पे टेबल में हम उठाएंगे बेटा। तो एक तो परपेंडिकुलर दिया हुआ है और एक बेस फाइंड करना है हमने, तो आप tan थीटा या फिर cot थीटा उठा सकते हो। तो हम tan थीटा लेंगे बेटा, और थीटा का मतलब होता है एंगल, और एंगल इसके बीच में कौन सा बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है, इज इक्वल टू tan होता है P बाई बी, यानी कि परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। और जो tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है ना बेटा, वो 1/√3 होती है। ये हमने चैप्टर नंबर 8 में ट्रिग्नोमेट्री टेबल भी एक ट्रिक के साथ करवाया था बेटा, वो हमने चैप्टर नंबर 8 की प्लेलिस्ट बना दी है बेटा, आपने एक बार वो चैप्टर देख लेना है बेटा, तो आपके सभी के सभी डाउट ना क्लियर हो जाएंगे। तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 आ चुकी है, और परपेंडिकुलर हमारे पास 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है बेटा, और बेस हमने फाइंड करना है, यानी कि एपी को हमने फाइंड करना है। तो इसकी ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो एपी को 1 के साथ करेंगे एपी आ जाएगा, और √3 को 5 के साथ करेंगे तो 5√3 आ जाएगा सेंटीमीटर, यानी कि हमारे पास जो टेंजेंट की लेंथ है ना बेटा, वो 5√3 आ चुकी है। और जे टेंजेंट लाइन और जे टेंजेंट लाइन दोनों बराबर होती हैं बेटा, जे चैप्टर नंबर सर्कल में बताया था। तो जे भी आपकी बेटा 5√3 आ जाएगी, और जो आपके पास बेटा करेक्ट आंसर आएगा ना इसका, वो ऑप्शन नंबर डी आ चुका है, यानी कि जो आपकी ऑप्शन नंबर डी है ना बेटा, वो बिल्कुल करेक्ट फिट बैठती है। जहां पे काफी इंपॉर्टेंट सम है बेटा, चैप्टर नंबर सर्कल से लिया गया ये सम है बेटा, इससे रिलेटेड काफी सम आते हैं एग्जाम में बेटा, काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है ये सम आपके लिए। तो चलते हैं नेक्स्ट सम की ओर। इसकी आगे बेटा जो आपका सम आ रहा है ना बेटा, जे सेक्टर से लिया गया सम है, काफी इंपॉर्टेंट सम है बेटा। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 16 सेंटीमीटर, कट ऑफ बाई एन आर्क ऑफ लेंथ 18.5 सेंटीमीटर। तो हमने बेटा एरिया ऑफ सेक्टर को फाइंड करना है। जो आपका एरिया ऑफ सेक्टर होता है ना बेटा, इसका फॉर्मूला होता है बेटा एरिया ऑफ सेक्टर का, तो ये आपका बेटा θ/360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है बेटा, जो आपका एरिया ऑफ सेक्टर होता है। तो सबसे पहले तो जहां पे हम छोटी सी डायग्राम बना लेंगे बेटा, तो ये आपकी ना सेक्टर का हमने एरिया फाइंड करना है बेटा। तो जो आपके पास आर्क है ना बेटा, आर्क की लेंथ तो 18.5 सेंटीमीटर दी हुई है, इसको आर्क कहते हैं बेटा। और जो आपका रेडियस है ना बेटा, वो 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये आपका रेडियस दिया हुआ है, और जहां पे एंगल बनता है बेटा थीटा। तो हमने बेटा क्या फाइंड करना है, हमने बेटा एरिया ऑफ सेक्टर को फाइंड करना है। और जो हमारे पास लेंथ है ना बेटा, वो 18.5 सेंटीमीटर दी हुई है। तो सबसे पहले ना जो आपकी लेंथ ऑफ आर्क होती है ना, जो आपकी बेटा लेंथ ऑफ आर्क होती है ना, वो किसकी बराबर होती है बेटा, वो होती है बेटा θ/360 मल्टीप्लाई में 2 पाई आर के बराबर होती है बेटा। ये आपकी लेंथ ऑफ आर्क होती है, यानी कि फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ आर्क का। तो जहां पे लेंथ ऑफ आर्क हमारे पास कितनी दी हुई है, 18.5 सेंटीमीटर दी हुई है, इज इक्वल टू θ/360 मल्टीप्लाई 2 पाई और आर, आर का मतलब होता है रेडियस, और वो हमारे पास बेटा 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हमने बेटा इसको ना सॉल्व नहीं करना बेटा, क्योंकि हमने एरिया ऑफ सेक्टर को फाइंड करना है। तो हमारे पास बेटा θ/360 और पाई की वैल्यू निकाल लेंगे जहां से, तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है बेटा। तो हमने क्या करना है बेटा, 18.5 सेंटीमीटर तो आपका एसटीज रहेगा, जो आपका 16 सेंटीमीटर है ना, ये मल्टीप्लाई का है, और लेफ्ट हैंड साइड जाकर ये डिवाइड का हो जाएगा बेटा। और एक जो 2 है ना, ये भी मल्टीप्लाई का है, और दूसरी साइड जाकर ये डिवाइड का हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा बेटा, जो राइट हैंड साइड पे बचेगा ना θ/360 और पाई बच जाएगा बेटा, ये बात जाएगा। क्योंकि बेटा हमको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है बेटा, क्योंकि एरिया ऑफ सेक्टर को फाइंड करना है हमने। तो एरिया ऑफ सेक्टर में बेटा θ/360 और मल्टीप्लाई पाई आ रहा है, तो हम बेटा θ/360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू निकाल ली है बेटा। तो इसको हम कैंसिल आउट करेंगे बेटा। कैसे करेंगे बेटा, जो ये पॉइंट है ना, इसको ना हटाकर हम 10 लगा लेंगे नीचे, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा बेटा, 5 पे कैंसिल हो जाएगा, जहां पे 2 आ जाएगा। और 5 के टेबल में बेटा 185 कहां पे आता है, सबसे पहले तो 3 पे कटेगा जी, तो 15 आ जाएगा, और इसके आगे बेटा 7 आ जाएगा, यानी कि जो हमारे पास इसका आंसर हुआ ना बेटा, वो 37/5
और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 37 डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाई करेंगे 2 का 4 आ जाएगा, और 4 को 16 के साथ डिवाइड करेंगे तो 64 आ जाएगा बेटा, और सेंटीमीटर से सेंटीमीटर आपका कैंसिल हो जाएगा। तो जो हमारे पास आंसर आएगा ना बेटा वो θ/360 और पाई आ चुका है। ये हमारे पास वैल्यू आ चुके हैं बेटा। हमने क्या फाइंड करना है, हमने एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। तो हमारे पास θ/360 और पाई की वैल्यू हमने निकाल ली है बेटा। कितनी आ चुकी है, 37/64 आ चुकी है, और मल्टीप्लाई आर आ रहा है, और आर हमारे पास गिवन है बेटा 16, तो जहां पे 16 मल्टीप्लाई 16 लिख सकते हैं बेटा। और ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा बेटा, कैंसिल करेंगे तो कितनी बार कटेगा, 16 के टेबल में 64 4 पे आता है बेटा, और 4 के टेबल में 16 आपका 4 पे आएगा, तो ये कैंसिल हो चुका है बेटा। और 4 को 37 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 7 का कितना होता है 28 होता है बेटा। 2 कैरी आएंगे आपके, 4 3 का 12 और 2 कैरी आए थे 14, यानी कि हमारे पास जो एरिया ऑफ सेक्टर आ चुका है ना बेटा वो 148 सेंटीमीटर स्क्वायर आ चुका है। और जो आपकी करेक्ट ऑप्शन है ना बेटा वो बिल्कुल बी फिट बैठती है, जहां पे जो आपका करेक्ट आंसर आएगा ना बेटा वो ऑप्शन नंबर बी आ चुके है बेटा। बिल्कुल इजी सम था बेटा, इसको सॉल्व नहीं करेंगे हम, क्योंकि बेटा एरिया ऑफ सेक्टर में θ/360 पाई आ रहा है बेटा। तो हमने बेटा θ/360 पाई की वैल्यू जहां से हम निकाल लेंगे बेटा, और ये वैल्यू हम एरिया ऑफ सेक्टर के फॉर्मूले में हम फिल करेंगे तो आपके पास एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट सम है बेटा, काफी बार एग्जाम में पूछा गया सम है जे, इससे रिलेटेड तो आपका आएगा ही आएगा एग्जाम में बेटा, तो बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। तो काफी इंपॉर्टेंट सम था। तो चलते हैं नेक्स्ट सम की ओर। इसके आगे बेटा जो आपका एमसीक्यू सम आ रहा है ना बेटा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर से लिया गया सम है बेटा, और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का सम बेटा तब ही आपका होगा बेटा यदि आपका ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आना चाहिए बेटा। सबसे पहले तो आपको तो जो भी होगा ना ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में या चैप्टर से बेटा कोई भी सम आ जाए बेटा आपका बचेगा नहीं, आपको सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आना चाहिए बेटा। और वो हमने बेटा चैप्टर नंबर 8 में ट्रिक के साथ करा दिया है बेटा। तो आपने प्ले लिस्ट से जा करना एक बार चैप्टर नंबर 8 को जरूर देख लेना बेटा, तो आपका कोई भी सम आ जाए ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर से आपका बचेगा नहीं बेटा। तो जो आपका जे सम दिया हुआ ना बेटा इसमें क्या लिखा हुआ है, इफ 2 sin 2a इज इक्वल टू √3 दिया हुआ है, और हमने बेटा a की वैल्यू को फाइंड करना है बेटा। 4 आंसर दिए हुए हैं बेटा, जो करेक्ट आंसर आएगा ना उस पे हम टिक लगाएंगे बेटा। जो आपके पास गिवन है ना 2 sin 2a इज इक्वल टू √3 दिया हुआ है बेटा, और 2 मल्टीप्लाई का है जहां पे, तो दूसरी साइड इसको लेकर जाएंगे हम। तो sin 2a मल्टीप्लाई का 2 है बेटा, और दूसरी साइड जाकर ये डिवाइड का हो जाएगा बेटा। और जहां पे sin है बेटा तो जहां पे भी हमने sin की वैल्यू को ही फिल करेंगे। यदि आपका tan आ जाए जहां पे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो आपने राइट हैंड साइड पे बेटा tan की वैल्यू को ही फिल करेंगे हम। तो sin 2a जहां पे sin दिया हुआ है बेटा, तो जो आपका √3/2 होता है ना बेटा ये आपका sin 60 डिग्री के बराबर होता है बेटा। तो ये दोनों बराबर आ चुके हैं बेटा, तो इसके जो एंगल होंगे ना बेटा वो भी दोनों बराबर होंगे बेटा। तो इसका एंगल 2a दिया हुआ है और इसका एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है बेटा। तो जहां से हम a की वैल्यू हम निकाल लेंगे, तो 2 क्या है मल्टीप्लाई का है, और दूसरी साइड जाकर ये डिवाइड का हो जाएगा, ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ चुकी है बेटा 30 डिग्री आ चुकी है बेटा। काफी इंपॉर्टेंट सम है बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक से ना 2 या 3 एमसीक्यू तो जरूर पूछे जाएंगे बेटा आपके, तो काफी इंपॉर्टेंट सम था दे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक का जो एमसीक्यू होगा ना जहां फिर सम होगा ना बेटा वो तब ही आप कर पाओगे यदि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आएगा बेटा, तभी वो सम कर पाएंगे हम। तो इसमें बेटा जो 2 था ना पहले तो उसको डिवाइड करेंगे, दूसरी साइड जाकर जो डिवाइड का हो जाएगा। और जहां पे sin दिया हुआ है बेटा तो जहां पे भी हम sin की वैल्यू ही फिल करेंगे बेटा। यदि आपका cot आ जाए तो cot में वैल्यू फिल करेंगे, यदि आपका cos आ जाए तो cos में वैल्यू फिल करेंगे बेटा। तो उसके एंगल दोनों बराबर रखेंगे बेटा, तो आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी बेटा। जो आपका करेक्ट आंसर बैठेगा ना इसमें बेटा वो a तो 60 डिग्री दिया हुआ है वो तो नहीं आएगा, b भी नहीं आएगा, और c 90 डिग्री दिया हुआ है वो भी बिल्कुल नहीं आएगा बेटा। जो आपका करेक्ट आंसर बैठेगा ना बेटा वो ऑप्शन नंबर डी फिट बैठेगा,
क्योंकि बेटा ऑप्शन नंबर डी में 30 डिग्री था, तो हमारे पास जो ए की वैल्यू है ना बेटा वो 30 डिग्री ही आ चुकी है बेटा। जो आपका करेक्ट आंसर है ना इस सम में बेटा वो ऑप्शन नंबर डी हो चुका है बेटा। तो चलते हैं नेक्स्ट सम की ओर। इसके आगे बेटा जो आपका सम आ चुका है ना बेटा, ये चैप्टर नंबर 12 से लिया गया सम है बेटा। काफी चैप्टर टफ माना जाता है बेटा, क्योंकि इसमें फॉर्मूले याद करने पड़ते हैं बेटा आपको। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन हुज एरिया ऑफ द बेस इज 156 सेंटीमीटर दिया हुआ है बेटा, और वर्टिकली हाइट हमारे पास 8 सेंटीमीटर दी हुई है बेटा। तो हमने क्या फाइंड करना है बेटा इसमें, तो हमने वॉल्यूम फाइंड करना है बेटा राइट सर्कुलर कोन का। तो सबसे पहले तो हम राइट सर्कुलर कोन बना लेंगे बेटा। जहां पे तो ये हमारे पास राइट सर्कुलर कोन दिया हुआ है, और इसकी हाइट है ना बेटा वो 8 सेंटीमीटर दी हुई है, और जो आपका बेस का एरिया दिया हुआ ना वो 156 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है बेटा। तो हमने क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन फाइंड करना है बेटा। राइट सर्कुलर कोन जो आपका वॉल्यूम होता है ना राइट सर्कुलर कोन का वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के बराबर होता है बेटा। तो बेस का एरिया तो हमारे पास दिया हुआ है बेटा, यानी कि पाई आर स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास दी हुई है। तो जहां पे पाई आर स्क्वायर की वैल्यू हम फिल करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा कोण का। तो 1/3 आपका एसटीज रहेगा। पाई आर स्क्वायर हमारे पास दिया हुआ है 156 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और हाइट हमारे पास 8 सेंटीमीटर दी हुई है। और ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा बेटा, पहले तो 5 पे कटेगा फिर 2 पे कटेगा, और 8 को 52 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2 का तो 16 आ जाएगा, 8 5 का 40 प्लस 1 41, तो हमारे पास 416 सेंटीमीटर क्यूब आ चुका है बेटा। जे वॉल्यूम आ चुका है राइट सर्कुलर कोन का बेटा। जो आपकी ऑप्शन नंबर बी है ना वो बिल्कुल फिट बैठती है जहां पे। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा बेटा। हमारे पास राइट सर्कुलर कोन का वॉल्यूम 416 सेंटीमीटर क्यूब आ चुकी है बेटा। काफी इंपॉर्टेंट सम है बेटा, काफी बार पूछा गया सम में है बेटा। इससे रिलेटेड तो आपका सम आएगा ही आएगा एग्जाम में बेटा। तो चलते हैं नेक्स्ट सम की ओर। इसके आगे बेटा जो आपका सम आ रहा है ना बेटा, ये चैप्टर नंबर 7 से लिया गया सम है बेटा। काफी इंपॉर्टेंट सम है, इस चैप्टर से 1-2 सम आपके पूछे जाते हैं बेटा। तो इस स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, 3 वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम ABCD आर AB एंड C, यानी कि हमारे पास एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है बेटा। तो सबसे पहले तो हम पैरेललोग्राम बना लेंगे। ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है और इसके वर्टेक्स दिए हुए हैं बेटा। एक वर्टेक्स हमको निकालना है। जो आपका ए का वर्टेक्स है ना बेटा 1 और 4 दिया हुआ है, BC का आपका बेटा -2 और 3 दिया हुआ है, और C का हमारे पास 5 और 8 दिया हुआ है, और D का हमने निकालना है बेटा। तो इसको हम XY मान लेंगे। तो जो आपका पैरेललोग्राम के डायगोनल होते हैं ना, डायगोनल वो दोनों बराबर होते हैं बेटा। ये प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम की, जे डायगोनल और जे डायगोनल दोनों बराबर होंगे बेटा, और बाइसेक्ट करेंगे दोनों 90 डिग्री पे बेटा। तो आपके बेटा जो इसकी मिड पॉइंट होगी ना AC और BD के वो दोनों बराबर होंगे बेटा, क्योंकि ये आपके बेटा बाइसेक्ट हो रहे हैं 90 डिग्री पे। तो जो इसकी मिड पॉइंट हो गए ना बेटा, कौन कौन से मिड पॉइंट ऑफ, एक तो AC का ये बराबर होगा बेटा, मिड पॉइंट ऑफ BD के बराबर होगा बेटा। तो जो आपके मिड पॉइंट आएंगे ना बेटा AC और मिड पॉइंट जो आएंगे BD के बराबर, दोनों को बराबर रखेंगे बेटा, तो आपका आंसर आ जाएगा बेटा। तो मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, जो आपका मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है ना बेटा, x1 प्लस x2 नीचे 2 और y प्लस y2 के नीचे 2, ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है बेटा। इसको याद रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम AC के निकालेंगे बेटा इसके। तो ये तो आपका x1 y1 आ चुका है, और ये आपका x2 और y2 आ चुका है। तो क्या होता है फॉर्मूला, x1 प्लस x2 होता है। तो x1 हमारे पास 1 है, और इसके साथ x2 होगा बेटा। तो x2 हमारे पास 5 दिया हुआ है, नीचे 2, और जहां पे फिर y का y1 प्लस y2, y1 हमारे पास 4 है, प्लस y2 8, और नीचे 2। इसको हम बेटा जो मिड पॉइंट BD के होंगे ना उसके बराबर रख लेना है बेटा। तो BD का कैसे होगा बेटा, जे x1 आ चुका है, जे y1, जे x2 y2। तो x1 तो हमारे पास x है, और x2 हमारे पास -2 है बेटा, तो नीचे 2। ये तो x का आ चुका है। फिर y का y1 प्लस y2 होता है, y1 हमारे पास y है, और y2 हमारे पास 3 है, नीचे 2। इसको हम बेटा AC के बराबर रखेंगे।
तो जे कितना बन जाएगा 5 + 1 6/2 आ जाएगा। जे हमारे पास 12/2 आ चुका है और जे तो आपका एच डी ही रहेगा बेटा। अब इसको हम बराबर रखेंगे, जो आपका x का पॉइंट होगा ना वो तो x के बराबर रखेंगे, जो y का होगा वो y के बराबर रखेंगे। तो x का कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, y का जहां से 6 आ जाएगा। जो आपका 3 होगा ना बेटा वो x - 2/2 के बराबर होगा बेटा, और जो आपका 6 होगा ना वो आपका y + 3/2 के बराबर होगा। तो जहां पे 2 डिवाइड का है बेटा तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, इज इक्वल टू x - 2। और -2 बेटा -2 को हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो जो आपका x की वैल्यू आएगी ना बेटा वो 8 आ चुके हैं, यानी कि x का पॉइंट हमारे पास 8 आ चुका है। और y का जहां से निकालेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, y + 3 और 3 को हम लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो y का पॉइंट हमारे पास 9 आ चुका है बेटा। तो हमने क्या फाइंड करना है बेटा, ऑर्डिनेट फाइंड करना है। ऑर्डिनेट एक आपका अवशिष्ट होता है बेटा, अवशिष्ट होता है बेटा, और एक ऑर्डिनेट होता है। ऑर्डिनेट अवशिष्ट x को कहते हैं बेटा और ऑर्डिनेट y को कहते हैं बेटा। जी हमको क्लास 8th और 9th में सीख लिया था जी। तो अवशिष्ट तो नहीं पूछा बेटा, x का पॉइंट तो नहीं पूछा हमको बेटा ऑर्डिनेट पूछा है। ऑर्डिनेट का मतलब होता है y का पॉइंट, जो y का पॉइंट आया है ना हमारे पास बेटा वो 9 आ चुका है, यानी कि जो आपका करेक्ट आंसर है ना बेटा इसमें वो ऑप्शन नंबर बी आ चुकी है, क्योंकि हमको बेटा ऑर्डिनेट पूछा है। तो ऑर्डिनेट y के पॉइंट को कहेंगे तो वो हमारे पास 9 आ चुका है। यदि आपको बेटा एग्जाम में अवशिष्ट पूछा जाए, पिछले एग्जामों में बेटा अवशिष्ट पूछा गया था, तो अवशिष्ट पूछे तो x का पॉइंट बता देना आपने। यदि आपको बेटा ऑर्डिनेट पूछा जाए तो आपने y का पॉइंट बता देना है। काफी इंपॉर्टेंट सम है बेटा, इससे रिलेटेड 1-2 सम आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो चलते हैं नेक्स्ट सम की ओर। इसके आगे बेटा जो आपका सम आ रहा है ना बेटा, इसमें हमने बेटा अपर लिमिट को बताना है, अपर लिमिट को मॉडल की बेटा। हमारे पास एक टेबल दिया हुआ है बेटा और इसमें लिखा हुआ है फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन द अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, यानी कि जो आपकी मॉडल क्लास की अपर लिमिट है ना उसको फाइंड करना है बेटा, हमने बताना है उसको। तो जो हमारे पास एक टेबल है बेटा उसमें जो मॉडल होता है ना, मॉडल यानी कि वो मैक्सिमम टर्म होती है बेटा। तो इस टेबल में जो आपकी लार्जेस्ट टर्म है ना बेटा वो 30 दी हुई है, तो आपने 30 उठा लेना है बेटा। जो आपकी बेटा हाईएस्ट पावर दी हुई है ना बेटा, टर्म दी हुई है ना वो 30 दी हुई है, यानी कि जे 30 दी हुई है। मैक्सिमम टर्म आपकी बेटा होती है ना जो वो मॉडल होती है बेटा, तो उसकी जो ऊपर होता है ना वो आपने इंटरवल उठा लेना है बेटा। तो यदि आपसे बेटा लोअर टर्म पूछे तो 30 आ जाएगा, यदि आपको बेटा अपर लिमिट पूछा जाए तो 40 आ जाएगा। तो इस स्टेटमेंट में बेटा अपर लिमिट को बताना था, वो हमारे पास 40 आ चुकी है बेटा, यानी कि जो करेक्ट आंसर है ना बेटा आपका वो सी आ चुका है। तो आपने इस सम में कुछ भी नहीं करना है बेटा। यदि आपका अपर लिमिट पूछा जाए, लोअर लिमिट पूछा जाए बेटा, तो आपने क्या करना है, जो आपकी मैक्सिमम टर्म लार्जेस्ट टर्म होती है ना उसका जो ऊपर इंटरवल होता है ना उसको उठा लेना है बेटा। यदि आपको बेटा लोअर टर्म पूछा जाए तो पहले की लिमिट को बता देना है, और यदि आपको बेटा अपर लिमिट पूछा जाए तो आपने जो आपके पीछे टर्म होते हैं ना बेटा उसको बता देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें हमने बेटा अपर लिमिट को बताना था, वो हमारे पास 40 आ चुके हैं बेटा। करेक्ट आंसर हमारे पास सी ऑप्शन आ चुका है बेटा। काफी इंपॉर्टेंट सम है बेटा, पूछा गया एग्जाम में सम है बेटा। तो चलते हैं नेक्स्ट सम की ओर। इसके आगे बेटा जो आपका सम आ रहा है ना, ये चैप्टर नंबर 6 से सम लिया गया है बेटा। काफी इंपॉर्टेंट सम है बेटा, तो इस चैप्टर में काफी इंपॉर्टेंट सम माने जाते हैं बेटा, जैसे कि बीपीटी थ्योरम आ जाती है इस चैप्टर में, थेल्स थ्योरम भी कह देते हैं बीपीटी थ्योरम को, और कन्वर्ज ऑफ बीपीटी थ्योरम भी आ जाती है इस चैप्टर 6 नंबर चैप्टर में बेटा। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो चैप्टर नंबर 6 है आपका। तो इसमें बेटा हमको पूछा गया है इफ इन टू ट्रायंगल ABC एंड PQR, इसकी रेशो बेटा बराबर दी हुई है हमारे पास साइडों की। तो हमने बेटा जो करेक्ट आंसर है ना उसको बेटा फाइंड करना है। तो ये सम बेटा हमको करने की जरूरत नहीं है, जो ऑप्शन है ना वहां से ही आंसर इसका निकाल सकते हैं हम। जो आपकी जो फर्स्ट ऑप्शन है ना बेटा सबसे पहले तो वो उठा लेंगे हम। तो PRQ आपका सिमिलर दिया हुआ है बेटा ट्रायंगल ACB के लिए,
जो आपकी रेशो है ना बेटा वो गिवन दी हुई है, ए बी बाई क्यू आर इज इक्वल टू बी सी बाई पी आर इज इक्वल टू सी ए बाई पी क्यू दिया हुआ है बेटा। जो ऑप्शन है ना सबसे पहले तो वो चेक करेंगे हम। तो जहां पे पहले ए बी बाई क्यू आर आ रहा है, ए बी जहां पे है बेटा ए बी के नीचे क्यू आर आना चाहिए बेटा। तो ये तो आपकी ऑप्शन नहीं होगी बेटा, क्योंकि ए बी है तो जहां पे ए बी और जहां पे क्यू आर आ रहा है बेटा तो ये आंसर तो नहीं आएगा आपका, ये तो आपकी डिलीट हो जाती। जो ऑप्शन नंबर 1 है ना ये तो नहीं आएगी बेटा। इसके आगे हम जो ऑप्शन नंबर बी है ना उसको उठाएंगे। पी क्यू आर ट्रायंगल आपका सिमिलर दिया हुआ है बेटा ट्रायंगल ए बी सी के साथ। तो इसमें बेटा सबसे पहले तो ए बी है बेटा, ए बी जहां पे है और जहां पे पी क्यू है बेटा क्या आना चाहिए, क्यू आर आना चाहिए था। तो जहां पे पी क्यू आ रहा है तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं आपकी आएगी बेटा। जो ऑप्शन नंबर सी है ना उसको उठाएंगे हम, ये ऑप्शन नंबर सी है बेटा। तो ट्रायंगल सी ए बी आपका सिमिलर दिया हुआ है बेटा ट्रायंगल पी क्यू आर के साथ। तो इसमें चेक करेंगे बेटा, तो ए बी के नीचे क्यू आर, जे ए बी है बेटा और जे क्यू आर है, जे तो आपका फिट बैठ रहा है पहला। तो इसके आगे बी सी बाई पी आर आना चाहिए बेटा, बी सी और पी आर, जे भी आपका फिट बैठ रहा है बेटा, क्योंकि बेटा जहां पे लास्ट बी है और जहां पे सी है और जहां पे भी लास्ट और फर्स्ट पे आ रहा है। इसके आगे बेटा सी ए बाई पी क्यू आ रहा है, सी ए जे आ रहा है बेटा आगे आ रहा है और पी क्यू इसके नीचे आना चाहिए, जे भी बिल्कुल फिट बैठ रहा है। यानी कि जो आपकी करेक्ट आंसर आएगा ना बेटा वो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर बैठेगा। जहां पे बिल्कुल इजी सम था बेटा, इसको सॉल्व करने की आपको जरूरत नहीं है बेटा, ट्रायंगल बनाने की जरूरत नहीं है बेटा। आप ऑप्शन को उठाकर ही आप चेक कर सकते हो कि कौन सा आंसर फिट बैठेगा। काफी इंपॉर्टेंट सम है बेटा, तो ये आपका पूछा गया सम है बेटा। तो इससे रिलेटेड कोई ना कोई सम तो आपका पूछा ही जाएगा बेटा। तो बिल्कुल बेसिक और क्लियर करवा चुके हैं बेटा, पूरा कॉन्सेप्ट आपको करवा चुके हैं बेटा। तो आज इस क्लास में बस इतना ही बेटा। तो आज इस क्लास में हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को कवर किया है बेटा, जे आपकी किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए एमसीक्यू सम है बेटा। तो जो आपका एग्जाम आने वाला है ना बेटा उसमें बेटा इससे रिलेटेड ही आपके एमसीक्यू सम आने वाले हैं बेटा। काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे बेटा, बिल्कुल बेसिक और पूरे कॉन्सेप्ट के साथ कराएं बेटा। नेक्स्ट क्लास में हम फिर से एमसीक्यू सम को लेकर आएंगे बेटा। तो आज इस क्लास में बस इतना ही बेटा। क्लास को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना बेटा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में बेटा। जय हिंद।